पूनम, जैसे अभी एनडीए बढ़त बनाए हुए है, अगर बात की जाए 198 सीट पर वे बढ़त बनाए हुए हैं और साथ ही अगर बात करें महागठबंधन की तो वे भी 47-48 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो अब मेरा सवाल पहला यही है कि क्या जो ये नतीजे हैं, जो ये रुझान है, क्या यही नतीजे हैं? बिल्कुल श्रेया, क्योंकि आधा दिन तो पूरा गुजर चुका है सुबह से जो हमने तस्वीरें देखी है, और अगर अभी के मैं समय की बात करूं तो तकरीबन 1 बजने वाले हैं। और दोपहर से जिस तरीके से भाजपा यहां पे ट्रेल करती रही, जिस तरीके से यहां पे जो महागठबंधन है वो पीछे चलता रहा, और अब आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि 198-97 सीटों के साथ ये महागठबंधन आगे चल रहा है। तो 40 और 198 दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये तो 50 भी पार नहीं कर पाए हैं महागठबंधन वाले, और ये इनका देखिए एनडीए का जो कि बिल्कुल 200 के डबल हैट्रिक लगाने के लिए खड़े हैं ये अपनी अपनी सीटों पर। तो मुझे नहीं लगता कि अब इतने बड़े आंकड़े को ये पाट पाएंगे, क्योंकि अब जो है 7वें राउंड तक ये पहुंच चुका है जो पूरा सिलसिला है। और कहीं ना कहीं अब नतीजे यही है, बिहार में फिर से नीतीश की सरकार बनने जा रही है। श्रेया जी, अगर बात की जाए प्रशांत किशोर की पार्टी की, तो चुनावी रणनीति में कहीं ना कहीं वे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने पंजाब के लिए रणनीति बनाई है, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए उन्होंने करी है, और इसके अलावा स्टालिन के लिए, हमने थलापति विजय के लिए भी कैंपेन करते हुए देखा। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व सीएम वो रह चुके हैं, उनके लिए भी हमने कैंपेनिंग करते हुए देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस बार वो अपनी खुद की पार्टी को जीत दिला पाने में नाकामयाब साबित हुए हैं। और रणनीति, सबसे बड़ा सवाल यही है कि दूसरी पार्टियों के लिए जो रणनीति बना रहे थे, खुद के लिए कमी कहां रह गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता को जो है उनके किए कराए पर भरोसा ही नहीं रहा, कभी इस पार्टी में, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी दूसरी पार्टी के साथ। या फिर यह भी हो सकता है कि जो मुद्दे वो लेकर मैदान में उतरे शायद वो जनता तक पहुंचा नहीं पाए, क्योंकि वो विकास की बातें कर रहे थे, शिक्षा की बातें वो कर रहे थे। अगर आप उनके पार्टी का लोगो भी देखेंगे तो स्कूल का बस्ता उन्होंने रखा हुआ था। लेकिन अब जिस तरीके से ये आंधी एनडीए की चली है, इनका स्कूल का ये बस्ता भी पैक हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आरजेडी है उसकी लालटेन भी कहीं ना कहीं बुझती हुई नजर आ रही है। बुझ ही गई है, नजर नहीं आ रही है, ये लालटेन बुझ ही गई है। लालू यादव ने जिस परंपरा को चलाया था आगे, तेजस्वी यादव ने अपने कंधों पे पूरा दरमदार लिया, पार्टी का पूरा प्रचार उन्होंने अकेले अपने कंधों पे किया। हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरी जगह वो गए हैं, ताबड़तोड़ रैलियां उन्होंने की है। ब्रांड तेजस्वी जो बिहार में चलाने की कोशिश की, वो ब्रांड अब यहाँ पे फेल हो गया है। कहीं ना कहीं मेहनत में कमी जरूर रह गई है, क्योंकि 7वें राउंड के बाद राघोपुर सीट से वो पीछे चल रहे हैं। बिहार की सरकार में डिप्टी सीएम बनने का सौभाग्य उन्हें मिला था, 9वीं पास वो हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए पिता की छत्र छाया के चलते आगे बढ़ने का मौका तो मिल गया। लेकिन उस पार्टी की परंपरा को शायद वो आगे बढ़ा नहीं पाए। श्रेया, अब बात कर लेते हैं लालू यादव के बेटों की सीट्स के बारे में। तो कहीं ना कहीं उनकी सीट्स में भी कुछ ना कुछ खलबली तो अभी भी दिख ही रही है। बिल्कुल खलबली है, और ये लालू परिवार के लिए अपने आप में एक बड़ी ही क्या कहेंगे, दुख भरी है। एक तो वैसे ही बड़े बेटे को परिवार से बाहर निकाल दिया, तेज प्रताप यादव, जिनको परिवार से बाहर निकाल दिया जाता है, पार्टी से 6 साल के लिए बाहर निकालते हैं, परिवार से हमेशा के लिए निष्कासित कर देते हैं। तेज प्रताप यादव की राजनीति में एंट्री होती है, 44 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार देते हैं, ब्लैक बोर्ड का निशान वो भी लेकर आते हैं कि भाई हम तो पढ़ाई लिखाई वाला काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके का जो उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना, जिस तरीके से वो नेताओं से बदतमीजी करते हुए जिनकी वीडियो सामने आई है, और फिर उसके बाद शादीशुदा जिंदगी को वो चर्चा में रहे हैं। पहले ऐश्वर्या से शादी होती है, फिर तलाक होता है, फिर एक किसी लड़की के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आती है, फिर परिवार के बीच में जिस तरीके से सामने आता है। और ये सभी मुद्दे जो रहे कहीं ना कहीं उनकी इमेज को खराब ही करने का काम किया है। कोशिश उन्होंने बहुत की है, ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने कोशिश नहीं की है। उनका एक वीडियो भी सामने आया था, अगर आपने देखा हो सोशल मीडिया पर, एक वीडियो था कि वो एक गांव में जाते हैं और अपने ट्रांसलेटर से पूछते हैं कि कौन से गांव में है। मतलब उनको ये भी नहीं पता था कि हम किस गाँव में खड़े हैं प्रचार करने के लिए। तो सोच सकते हैं कि भाई वो अपनी जो इच्छाएं थी, महत्वाकांक्षा जो जोर मार रही थी, उसमें तो फेल ही हो गए हैं। जी, कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी कहीं ना कहीं ये कहा था कि तेजस्वी यादव अपने पिता का ध्यान रखे, लालू प्रसाद यादव बीमार रहते हैं, उनका ध्यान रखे। ये चुनावी जीत हार वहां पर जो कैबिनेट मंत्री है अनिल विज, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वहां पर जो है तेजस्वी यादव महागठबंधन तो फेल है। महागठबंधन फेल हो गया है, और इसमें एक
कांग्रेस का भी जिक्र करना जरूरी है, जिनकी 7 सीटें इस दौरान आई है। 7 सीटें बहुत बड़ी बात होती है। बिहार जैसे राज्य में राहुल गांधी, जिनको आप प्रोजेक्ट करके चल रहे थे एक बड़े चेहरे के तौर पे, एसआईआर जैसा वो बड़ा मुद्दा उठा के ले आते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है कि वो इतने बड़े मुद्दे को भी भुना पाने में फेल साबित हो जाते हैं। भारत जोड़ो वो यात्रा लेकर आते हैं, लेकिन वो भी जो है पार्टी को कुछ खास चुनावी जीत दिला पाने में कोई अहम भूमिका निभा नहीं पाती है। यानी कि कहीं ना कहीं जो होमवर्क है नेता विपक्ष राहुल गांधी के लिए भी करने की जरूरत है कि क्या जो वो नीतियां लेकर आ रहे हैं, जो प्रचार करने का स्टाइल वो लेकर आ रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच बनाने की जो वो चीजें सोच रहे हैं, क्या वाकई में ग्राउंड तक लोगों को वो जोड़ने का काम कर पा रही है। क्योंकि जब वो एसआईआर का मुद्दा लेके आए थे, कई सारे उन्होंने सवाल उठाए थे कि एक ही घर में 60 से 62 लोगों की वोट कैसे बन गई है। फिर उसकी वीडियो भी सामने आ जाती है, लोग खुद कहते हैं कि हमारा अपना एक बड़ा कुनबा है, 60 लोग हमारे एक ही परिवार के अंदर रहते हैं, प्रूफ हो जाता है। ऐसे ही फिर उन्होंने एक बनारस में सवाल उठाया था कि कम से कम 20 से 26 लोग हैं जिनके पिता का नाम बिल्कुल सेम है। फिर उस पर भी क्लैरिटी आ जाती है कि भाई ये हमारी गुरु प्रथा है और गुरु प्रथा के तहत जो है हम सभी के पिता का नाम एक जैसा है, क्योंकि हम अपने गुरु का नाम आगे लगाते हैं। तो टीम जो है उनकी मेहनत तो करती है, लेकिन उनकी मेहनत में कमी रह जाती है और जिसकी वजह से उन्हें ट्रोलर्स का भी शिकार होना पड़ता है। और यही कारण है कि जो सामने वाली पार्टियां हैं उन्होंने उनकी इमेज को डाउन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और इसीलिए उनकी टीम को यहां पर फिलहाल भरसक और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। श्रेया जी, अगर बात की जाए टेंशन की, तो जेडीयू की बात करें तो टेंशन की बात तो जेडीयू के लिए भी है, क्योंकि बीजेपी से कम सीटें जो है यहाँ जेडीयू को मिली है। बिल्कुल टेंशन की बात है। दोनों ही पार्टियां बराबर सीटों का बंटवारा हुआ था। 101 सीट पर भाजपा आई थी और 101 सीट पर ही जेडीयू उतर के आई थी। और यहां पर नीतीश कुमार ने कहा था कि भाई हम तो बड़े भाई की भूमिका यहां पे निभाएंगे, लेकिन बड़े भाई की भूमिका क्या निभाएंगे, यहाँ तो भाजपा ही उनसे आगे निकल गई है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी तकरीबन 87 वोटें जो है इस पार्टी के हक में आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एनडीए का हिस्सा है। और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए जो कहा जा रहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है, तो चलिए आखिरी चुनाव ही सही, कम से कम उनको सीएम बनने से मतलब है। मुझे लगता है कि उनको इस समय पार्टी की छवि से कुछ लेना देना नहीं है कि पिछड़ गए, आगे रह गए या जो कहा था वो नहीं कर पाए। उनको सिर्फ इस समय सीएम बनने से मतलब है। सीएम वो बन गए हैं, क्योंकि उनके बारे में यही कहा जाता है कि पार्टी कोई भी जीते सीएम तो नीतीश कुमार ही बनते हैं। और इस बार तो जनता ने क्लियर मैंडेट श्रेया नीतीश कुमार को ही दे दिया है। जी बिल्कुल। तो कांग्रेस जैसे एलिगेशन लगाती है, हरियाणा में जब चुनाव बीजेपी जीती थी तो उन्होंने वहां भी एलिगेशन लगाए थे, वोट चोर गद्दी छोड़ जो अभियान है उनका। हाँ। तो क्या लगता है अब यहाँ पर भी वे एलिगेशन लगाएंगे कि यहाँ भी जो वोट है वे चोरी हुए हैं? एलिगेशन तो लगाएंगे ही ना, क्योंकि तेलंगाना में सरकार बन जाती है, वहां पे इनको वोट चोरी नहीं दिखता है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन जाती है, वहां पे ईवीएम हैक नहीं होता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है, ईवीएम वहां तो हैक नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में बन जाती है, वहां भी ईवीएम हैक नहीं होता, वहां वोट चोरी नहीं होती। कमाल की बात है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन जाती है, ईवीएम वहां भी हैक नहीं होता है। लेकिन उनको दिक्कत वहां होती है जहां पे भाजपा की सरकार बनती है, क्योंकि ईवीएम तो वहीं पर हैक होते हैं। आप एक मुद्दे को उठा के चलते हैं, लेकिन सिर्फ आप उन्हीं राज्यों में उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं जहां पे भाजपा की सरकार है। क्योंकि सवाल ऑडियंस ही उठाती है कि क्या ईवीएम जो है वो खाली भाजपा के राज्यों में हैक हो रही है, या फिर कहीं ये अंदर की भड़ास तो नहीं है कि कहीं आप अपने सोशल मीडिया कैंपेन को भी सही से धार नहीं दे पा रहे हो। आपके जो बयान, जो मीडिया मैनेजर जो लिखे जाते हैं वो भी सही से आगे उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि जो सामने वाली पार्टी है इस मामले में इनसे एक कदम कहीं ना कहीं आगे है। हाँ, ये जरूर है कि कोई भी पार्टी का नेता दूध का धुला हुआ नहीं होता है श्रेया, क्योंकि कोई भी पार्टी होती है ना, दागदार छवि वाले नेता हर पार्टी में, क्योंकि हमने सुबह भी एक खबर चलाई थी कि कई ऐसे दागी नेता है जो पार्टियों की तरफ से मैदान में उतरे हुए हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि कोई भी दूध का धुला हुआ तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे किसके कैंपेन में ज्यादा असरदार है, किसने जो है जनता तक पकड़ बनाई है, क्योंकि हमने हरियाणा के आपने सवाल पूछा तो उसमें ये हवा थी कि कांग्रेस ही आएगी। हाँ, पूरी तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां पर लोगों द्वारा यही की गई थी। अगर लोगों से पूछा गया था तो उन्होंने यही बोला था कि यहाँ पर जो लहर है वे कांग्रेस की ही है। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर एकदम से जो सत्ता पलट हुआ, तख्ता पलट हुआ, वहां पर बीजेपी सत्ता में आई।
बहुत ही आपने बात अच्छी उठाई है कि बीजेपी वहां पे सत्ता में आई क्योंकि उनकी तैयारियां अपनी थी, उनका जो संगठन है, उनका ढांचा बिल्कुल अपना तैयार था। इनका जो है यहाँ पे टूट फूट का ही शिकार हो रहे थे। आपने देखा कि हुड्डा का गुट अलग बना हुआ है, सैलजा का गुट अलग बना हुआ है, किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो जाती हैं। गुटबाजी ज्यादा चली कांग्रेस में, उस वजह से कहीं ना कहीं हारने का जो कारण था वही यहाँ पर गुटबाजी। आपने सही मुद्दा उठाया है। कांग्रेस का जो एक रीजन है कहीं ना कहीं गुटबाजी भी है। और मुझे लगता है कि जो बिहार के चुनाव में जो कांग्रेस गठबंधन के साथ उतरी है, अगर आपके दावों में इतना ही दम था, अगर आपके कैंपेन में इतना ही दम था, तो क्यों नहीं आप बिहार में अकेले उतर गए? क्यों आपको तेजस्वी यादव का साथ लेना पड़ा? जी बिल्कुल। जो यहाँ पर अभी जो नतीजे आ रहे, रुझान जो चल रहे हैं, कहीं ना कहीं फैक्टर इसमें एंटी इनकम्बेंसी भी है। बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी हम बिहार के मामले में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान जैसे जिलों में होती है जहां पे हर 5 साल के बाद सरकार बदलने का ट्रेंड है। पंजाब में है, हर 5 साल के बाद सरकार का जो है बदल जाती है, वहां पे लोग बदल देते हैं सरकार को। लेकिन बिहार में जो है चुनाव जात पात पे सबसे ज्यादा लड़ा जाता है। और मुझे लगता है कि जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे सिर्फ एक मोदी के चेहरे को देखकर ही वोट दिया गया होगा, क्योंकि कई ऐसे नेता उसमें नहीं थे, कोई जिताऊ उम्मीदवार नहीं था। हाँ, बड़े बड़े जो चेहरे थे, मैथिली ठाकुर जिनकी सोशल मीडिया की प्रसिद्धि को अच्छा श्रेया, क्या लगता है आपको कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ये फेमस थी मैथिली ठाकुर, उनकी पॉपुलैरिटी को भाजपा ने भुना लिया है, अपने पाले में कर लिया है, क्योंकि वो अलीनगर से आगे चल रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि वो देखो उसके सोशल मीडिया पर उसके काफी फॉलोवर थे, तो मैथिली ठाकुर ने सोचा इस बार कि वो भी चुनावी रन का हिस्सा बने, और इस बार वे मैदान में उतरी और बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, और वे अभी आगे भी चल रही है। अलीनगर से अगर बात की जाए तो अभी वे आगे चल रही है। दागी उम्मीदवारों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सुबह हमने इस पे खबर भी चलाई थी, कई पार्टियां हैं जो दागी उम्मीदवारों को मौका देती है। क्या लगता है आपको कि क्या चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों को मौका मिलना चाहिए, और जनता फिर वोट ही क्यों देती है ऐसे उम्मीदवारों को? ऐसे उम्मीदवारों को वैसे जो है मौका नहीं दिया जाना चाहिए। हाँ। जनता पता नहीं क्यों ऐसे उम्मीदवारों को जो है मौका देती है जिन पे हत्या का केस होता है, दुष्कर्म के अपराध जिन पर होते हैं। ऐसे लोगों से क्या जो आने वाले टाइम है, आने वाले लोग हैं, वे क्या कुछ सीखेंगे? तो ऐसे लोगों को मेरे अकॉर्डिंग ऐसे लोगों को जो है मौका नहीं देना चाहिए। क्योंकि हमारे सामने सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोकामा से अनंत सिंह जी बिल्कुल, जो कि जेल में बंद है और चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ हम चाहते हैं कि उसके बारे में बताएं। हाँ, उनपे भी काफी केसेस चल रहे हैं, अगर बात की जाए तो उनपे काफी केसेस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है टिकट दी गई है। तो मेरा सवाल यही है कि उन्हें आखिर टिकट वहां से क्यों दी गई जब उनपे इतने केसेस चल रहे हैं? और बड़ी बात तो ये है कि इतना एक दागी उम्मीदवार है, तो हो सकता है कि शायद जनता में डर का माहौल भी हो, क्योंकि जब आप तरन तारण गए थे तो आपने बताया था कि लोग जो है डर के मारे भी बोलना नहीं चाहते हैं। हाँ, तरन तारण में भी ऐसा ही है। वहां पर जो लेडीज से हमने बात की वो बोल रहे थे कि वहां पर स्नैचिंग की वारदातें ज्यादा होती है, महिला जो है वे सेफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ये फैक्टर है ये भी बहुत ज्यादा इसमें कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। वहीं अगर बात की जाए बिहार में भी सेफ्टी ज्यादा नहीं है। आपको पता है कि महिला सुरक्षा, हाँ, आप तो बिहार से ही, आपको तो पूरा पता है कि बिहार में महिला सुरक्षा को लेकर कितने बहुत बड़ा मुद्दा रहता है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। हरियाणा में तो चलो फिर भी रात 8-9 बजे के बाद आप बाहर निकल के घूम ले रहे हैं, पर बिहार में पॉसिबल नहीं है। और तरन तारण में भी मुझे लगता है आपको किसी ने बताया होगा कि हम यहाँ 9 बजे के बाद निकल नहीं पाते हैं शायद। हाँ, महिला ने बताया था, वो हरियाणा से, वो यही बता रही थी कि हरियाणा फिर भी सेफ्टी के मामले में बेटर है एज कंपेयर टू पंजाब। जी। और जैसे आपने लोगों से वहां पे बातचीत की थी तो वहां दुकानदारों ने क्या बताया था, क्योंकि नेता के बारे में शायद वो खुल के बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि अगर हम कैमरे पे बोल भी थे तो धमकियां आती हैं फिर उनको सामने से। वहां पर बस यही बोला कि 14 तारीख को पता चल जाएगा। हाँ। मतलब वहां पर ना एक तरह से साइलेंट वोटिंग हुई है, तो वो खुल के नहीं बोल रहे थे कि हाँ, जिनसे हमने बात की वो बोल रहे थे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्राइम है, फोन पे लोगों को धमकियां मिलनी शुरू हो जाती है, इसलिए वो कुछ भी ऐसे रिवील नहीं करना चाहते थे। मतलब हाइड ही उन्होंने सब कुछ रखा। जी।
तो बिहार को लेकर जो हमने ये डिस्कशन की, जो भी आज का ये पूरा जो निचोड़ हमने निकालने की कोशिश की है, क्योंकि एक तो बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा शराबबंदी का था। कई हमने ऐसे वीडियोस देखे जिसमें लोग ये कहते हैं कि नीतीश जी कम से कम शराबबंदी तो खुलवा दीजिए, क्योंकि वैसे भी लोग किराए खर्च करके झारखंड जा रहे थे, मध्य प्रदेश जा रहे थे या फिर नेपाल जा रहे थे। लेकिन अब देखिए जो मैंडेट है वो एनडीए के हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें अब लगभग नतीजों में बदल ही गई है, मान ही लीजिए, क्योंकि आधा दिन अब निकल चुका है। सुबह 8 बजे से ये काउंटिंग शुरू हुई थी और अब तकरीबन 1 से सवा 1 बजे के बीच का ये समय हो गया है। और अब जो आंकड़े हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। एनडीए 197 डबल हैट्रिक के कगार पे खड़ी है। श्रेया, क्या लगता है आपको कि क्या वाकई में वोट चोरी हुई है या फिर ये भाजपा का अपना एक संयुक्त प्लान था जो जनता को कहीं छू गया? कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बीजेपी जो है, बीजेपी की वजह से ही, तो कहीं ना अगर बात की जाए पीएम मोदी जो मेन चेहरा है, तो उनकी वजह से जो है जनता, लोगों का ये कहना है कि जनता जो वोट कर रही है कहीं ना कहीं उनकी वजह से ज्यादा वोट वहां पर मिले हैं। वोट कर रही हैं और कहीं ना कहीं जो है पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी को भुनाने की कोशिश भी की गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम भी है, और जिस तरीके से प्रचार, अच्छा जिस तरीके से हमने देखा कि पूरी ब्रिगेड को यहाँ पे उतार दिया गया था बिहार के चुनाव में, और कमी जो है यहाँ पे महागठबंधन की ओर से देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव अभी तो उभरता चेहरा थे, अभी तो चुनाव में आगे चलना था, लंबी रेस का घोड़ा बनना था, लेकिन अभी जो है ये बिदक कर रह गए हैं। श्रेया जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात यही होगी कि जनता जो है नीतीश कुमार को सीएम बनाती है या तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव तो यहाँ पे सीएम बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने खुद स्क्रीन पर हमारे आंकड़े हैं। महागठबंधन जो कि 42 पर अटक गया है, और ये आंकड़ा वाकई में अपने आप में एक बहुत लंबी खाई की तरह ये आंकड़ा है। 42 सीटों पर महागठबंधन खड़ा है, 196 पर एनडीए खड़ा है। जन स्वराज पार्टी यहाँ पे क्या लगता है एक जो बड़ी जीत उनका खाता ही नहीं खुला है, खाता नहीं खुला है। बिल्कुल, इनका बस्ता पैक हो गया है यहाँ पे पहले ही। श्रेया, और यहाँ पे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में चुनावों से जुड़ी, और अपडेट हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। एक बार अगर हम आंकड़ों पे भी नजर डाल लेते हैं कि कौन कहां से कैसे जीता। तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे, जो कि अपनी राघोपुर सीट से पीछे चल रहे हैं। कमाल की बात है, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव महुआ सीट से पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा जेडीयू के उमेश सिंह कुशवाहा वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। तारापुर सीट से बीजेपी के सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। दोनों, श्रेया, ये दोनों उप मुख्यमंत्री है, ये दोनों ही अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं। चाहे तारापुर से कहें चाहे लखीसराय से कहें, ये दोनों ही आगे चल रहा है। बड़े भाई की भूमिका में भाजपा उतर आई है, और क्या लगता है कि नीतीश अपने इस बड़े भाई की भूमिका से पीछे रह गए हैं? श्रेया, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार जो है वे जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर बात की जाए तेजस्वी यादव की, तो वे अभी यहाँ से पीछे चल रहे हैं। पीछे क्या, काफी पीछे चल रहे हैं, इस दौड़ में वे काफी पीछे हैं। नीतीश कुमार जो है वे इस दौड़ में काफी आगे चल रहे हैं। एक बार हम सभी की सीटों का अपडेट कर लेते हैं। संजय सरावगी बीजेपी के आगे चल रहे हैं दरभंगा सीट से। रत्नेश सदा जेडीयू के पीछे चल रहे हैं सोनबरसा से, और इसके अलावा बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता वो पीछे चल रहे हैं कुर्नी से। और फिर आगे हम बात कर लेते हैं राजू कुमार सिंह, साहेबगंज सीट है बीजेपी की, ये आगे चल रहे हैं यहाँ से। कृष्ण कुमार मंटू अमनौर से वो आगे चल रहे हैं, सारण के अंदर ये सीट आती है। और डॉक्टर सुनील कुमार नालंदा के बिहार शरीफ सीट से खड़े हुए थे बीजेपी की तरफ से, वो आगे चल रहे हैं। सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा से, बेगूसराय के अंदर ये सीट आती है, बीजेपी की तरफ से खड़े थे, वो आगे चल रहे हैं। दरभंगा के अंदर बहादुरपुर नाम की एक सीट है, मदन सहनी जेडीयू की तरफ से वो आगे चल रहे हैं। और अभी तक जेडीयू बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी सीटों पर आगे हैं। जेडीयू के एक प्रत्याशी वो पीछे चल रहे हैं, फुलवारी, जो कि पटना के अंदर ये सीट आती है। पटना के ही दानापुर का रुख कर लेते हैं, राम कृपाल यादव बीजेपी से वो आगे चल रहे हैं। भाई बीरेंद्र सिंह मनेर पटना के अंदर आरजेडी की तरफ से वो यहाँ पर आगे चल रहे हैं। ब्रज किशोर रवि कांग्रेस की तरफ से हैं, वो पीछे चल रहे हैं। आनंद मिश्रा बीजेपी के वो आगे चल रहे हैं, बक्सर सीट पर वो आगे चल रहे हैं। वीणा देवी आरजेडी की तरफ से पीछे चल रही हैं। मोकामा पटना के अंदर
14 सीटें आती है, 9 सीटों पर तो बीजेपी ही आगे चल रही है। कई मुद्दों पर कांग्रेस के भीतर जो है मंथन शुरू हो गया है। चुनाव में पीएम पर निजी हमले का मुद्दा उठा था, चौकीदार चोर, वोट चोर से भी नुकसान की बात कहीं ना कहीं ये आई है। रुझानों में कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर रह गई है। बिहार चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस में मंथन शुरू हो चुका है, जो कि बहुत जरूरी भी है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव को ही आगे कर कांग्रेस जो है पर्दे के पीछे रहकर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही थी, और अब जिस तरीके से ये पूरा मंथन हो रहा है, जेडीयू की ओर से कहा गया है कि जैसी उम्मीद थी भाई नतीजे तो वैसे ही आए हैं। अमित मालवीय का कहना है कि एनडीए की बड़ी जीत होगी। और अब ये आपको हम दिखा रहे हैं एनडीए को जो है बम्पर बढ़त यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी 50 सीटों से नीचे, जो कि महागठबंधन की जो पार्टी है 50 सीटों से भी ये नीचे रही है पार्टी। ये बड़ी खबर है जो हम आपको दिखा रहे हैं सुबह से। जिस और ये जो हम नतीजे आपको दिखा रहे हैं, रुझानों से लेकर नतीजों तक अब बढ़ने की तैयारी हो चली है। तकरीबन अभी अगर हम समय की बात करें तो फिर अभी 1:10 हो चुका है, दोपहर यहाँ पर बीत चुका है, और अब तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। एनडीए 196, महागठबंधन 42, जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की 0 पर सिमट कर रह गई है। महागठबंधन के अंदर भी अगर हम बात करें तो इसमें पहले हम विजयी पार्टी की बात कर लेते हैं, एनडीए, जिसमें कि बीजेपी 88 सीटों पर आगे है, जेडीयू 78 पर है। बड़े भाई की भूमिका में आने वाले थे, लेकिन खुद ही जो है 78 सीटें इनको मिली है। महागठबंधन में आरजेडी को 31 सीटें मिली है, लेकिन परेशानी तो कांग्रेस के लिए भी है। 10 का आंकड़ा भी ये पार नहीं कर पाए, और अब यहाँ पर 5 सीटों पर कांग्रेस सिमटती हुई दिखाई दे रही है। ये लगातार अपडेट है जो हम आपको बिहार चुनाव से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। मनोज झा कहना है कि ये एक मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी दल नहीं है बल्कि छल। अब देखिए, अब जिस तरीके से ये चुनाव नतीजे आने शुरू हो चुके हैं, रुझान जो है नतीजों में पलटने लगे हैं, तो वहीं अब वार पलटवार का खेल शुरू हो गया है। अखिलेश यादव, जो कि यूपी के पूर्व सीएम है, समाजवादी पार्टी के आजकल मुखिया भी हैं, तो उनका ये कहना है कि ये सब सिर्फ एक खेल चल रहा है, एक मनोवैज्ञानिक खेल है। तो अब मंथन जो है कांग्रेस में भी चल रहा है कि नीतियां तो बहुत बनाई थी, चुनाव को लेकर वादे बड़े बड़े किए गए थे, दावे बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन अब उन दावों की हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। आखिरकार मुख्यमंत्री पद के लिए सीएम नीतीश कुमार जो पहले से ही प्रोजेक्टेड चल रहे थे, तो भाई उनके लिए अब टेंशन कोई नहीं है, रास्ता बिल्कुल क्लियर है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा था कि हमारी पार्टी जो है 160 सीटें बिहार में निकाल कर लाएगी, लेकिन अब 160 से ऊपर का क्लियर मैंडेट भाजपा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर बिहार में भाजपा भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। भोजपुर की बात करें, बिहार के 46 सीटों में से एनडीए जो है 37 पर आगे है। ये हम आपको सीट वाइज बता रहे हैं। भोजपुर बिहार की 46 में से 37 सीटों पर एनडीए है। इसके अलावा हम बात करेंगे मिथिला की बात कर लेते हैं। 37 सीटें मिथिला के अंडर आती है, जिसमें कि 29 पर एनडीए है, और आरजेडी प्लस जो है वो सिर्फ 8 पर सिमट कर रह गया है।